जो घूस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। घूस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुणेंद्र और आप देख रहे हैं द लोकसभा की स्पेशल सेगमेंट संसद और संवाद, जहां हम आपको दिन भर की संसद से जुड़ी दिलचस्प बातों को आप तक पहुंचाते हैं। दिन था गुरुवार, तारीख थी 27 मार्च। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, जहां राज्यसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा हुई और राज्यसभा के सम्मानित सदस्यों ने एक एक कर अपना पक्ष और विरोध प्रकट किया। राज्यसभा में दिन हल्का फुल्का जा ही रहा था कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने उठते ही ताबड़तोड़ सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि अच्छे दिन का वादा सिर्फ एक जुमला था, एक फ्रॉड था। Thank you, Deputy Chairman, sir. I rise to speak on Appropriations Bill and Finance Bill. अच्छे दिन आने वाले slogan in 2014. This was the slogan in 2014. 10 years later, where is अच्छे दिन? Please, sir. Where is अच्छे दिन today, sir? अच्छे दिन is nothing but a jumla. अच्छे दिन is a fake sapna. अच्छे दिन is a fraud on the people of India. We members of parliament make some mistakes. Some mistakes creep into what we say. But there is one man who never makes mistakes. The Prime Minister, the Honorable Prime Minister, sir. The failed policy of demonetization. The Prime Minister said, if this policy is wrong, please give me any kind of punishment you want. What is more revealing of this failed policy of demonetization than the piles of cash allegedly found and burnt in the home of a jurist, allegedly piles of cash found and burnt in the home of a jurist. Sir, is the Prime Minister ready to face the punishment of the people? Is the Prime Minister ready to face the punishment? Because these piles of cash are a stark example that the policy of demonetization has resoundingly failed. करीब 2:58 पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने टैक्स सिस्टम पर कटाक्ष करते हुए बोला कि इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, एक मृत्यु और दूसरा टैक्स। फिर उन्होंने सायराना अंदाज में सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ हर जगह टैक्स ही पाओगे। दादी 10 मिनट। शुक्रिया मैडम। टैक्स टू लिव, टैक्स टू डाई एंड टैक्स एवरीथिंग इन बिटवीन। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं। देयर आर ओनली टू थिंग्स दैट आर सर्टन, डेथ यानी कि मृत्यु और दूसरा है टैक्स। इस जहां से उस जहां तक जहां भी जाओगे, हर मोड़ पर हर जगह मुझे ही पाओगे, यानी कि टैक्स। मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दैट वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज to get services like in sub-Saharan countries. Madam, from the moment a child is born to the very moment his family mourns his death, the government is there at every step, not to help you, but to tax you. सरकार को जीएसटी कम करना चाहिए। कम करेंगे तो जनता की जेब में पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी और इकोनॉमी का चक्का चलेगा।
फिर करीब 4 बजे आते आते कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, जिनके लिए कहा जाता है यत्र तत्र सर्वत्र, सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन ये वहीं रहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी में हैं लेकिन इनके संबंध हर पार्टी से अच्छे हैं। हल्के फुल्के अंदाज में बात शुरू हुई तभी चेयर पर विराजमान उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, राजीव जी आपकी हर बात चेयर के थ्रू सरकार तक जाएगी, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। राजीव शुक्ला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक सुझाव देते हुए कहा कि चाणक्य ने टैक्स के लिए कहा था जनता से ऐसे टैक्स लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से सेहत लेती है, इससे फूल भी बच जाता है और मधुमक्खी का भी काम हो जाता है। पहले तो वित्त मंत्री जी को बधाई कि मेरे ख्याल से 8वीं बार आपने बजट पेश किया, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने, तो इनकी निरंतरता कायम है। मैं इस भाषण को आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं फंसाना चाहता। राजीव जी सब कुछ मेरे माध्यम से। हाँ अच्छा, बधाई भी आपके माध्यम से है, बधाई भी मेरे माध्यम से। एंड यू कैन बी फुल्ली एश्योर्ड कि मेरे यहाँ पर किसी प्रकार का टैक्स डिडक्शन नहीं होगा। आई विल पास ऑन एज इट इज। तो मैं इस भाषण को एक आम आदमी के भाषण के रूप में रखूंगा, आंकड़ों की बाजीगरी में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं योजना मंत्री रहा हूं। मैंने देखा आंकड़े जो आते हैं नीचे वो नजर नहीं आते सर, नीचे कुछ और माहौल रहता है, ऊपर आंकड़ों में सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन आंकड़ों में जो दिया जाता है वो नीचे नहीं दिखा जाता। आज अगर मैं पूछूं आपसे कि नीचे जाके अगर आप कोई सर्वे करो कौन खुश है, आप देखिए किसान खुश है कि मजदूर खुश है कि छात्र खुश है कि युवा खुश है कि महिलाएं खुश है कि छोटे व्यापारी खुश हैं कि उद्योगपति खुश हैं, कि आप ये देखिए कि मैं तो यहाँ कहूँगा क्या पत्रकार खुश हैं, MSME जो उद्योग लगाते हैं वो क्या खुश हैं, कोई गरीब चाहे सरकारी कर्मचारी चाहे शिक्षक, यहाँ तक कि जो सांसद भी बैठे नेता वो भी अंदर से कोई बहुत खुश नहीं है। पैसा मतलब ये लक्ष्य हो गया है, सफलता इसको मानी जाती कि इस बार हमने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए जीएसटी से। कैसे किए जरा इसको भी तो देखो, कैसे व्यापारी परेशान है, कैसे दुकानदार परेशान है, कभी ये दर्द भी देखो, कैसे जीएसटी वाले गलत तरीके से उनको धमका के तंग करके अगर जीएसटी 4 रुपए है तो 40 बता के कैसे ले रहे, क्योंकि इसमें आलोचना की बात नहीं है, ये दोनों पक्ष है, इसलिए प्लीज शांत रहो। जो है ये उनको कैसे, इनका दर्द और दुख के लिए भी एक मीटिंग आप बुलाइए उनकी। और इसमें मैं चाणक्य का कोट भी मैडम पढ़ूंगा कि जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र में बोला कि टैक्सेशन शुड नॉट बी ए पेनफुल प्रोसेस फॉर द पीपल, देयर शुड बी लीनियंसी एंड कॉशन while deciding the tax structure. Ideally, government should not collect taxes like a honeybee, which sucks just the right amount of honey from the flower so that both can survive. Taxes should be collected in small and not in large proportions. तो शहद जैसे मक्खी फूल से निकाल लेती, फूल भी बच जाता है, लोगों को शहद भी बच जाता है। टैक्स का ही सिद्धांत चाणक्य ने रखा था। अब चलते हैं लोकसभा की ओर, जहां चर्चा हो रही थी द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 की। विपक्ष के कई नेताओं ने इस बिल पर अपनी असहमति जताई। अब आप जो उसका सेकंड प्रोवाइजो है आप उसको पढ़िए। उस सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द डिसीजन ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिसर इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। अध्यक्ष जी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, जो अप्रवासन अधिकारी ने तय कर दिया वो ही सर्वमान्य है। ना कोई विदेशियों को नियंत्रित करने के खिलाफ है, ना अप्रवस्थान या घुसपैठियों को रोका जाए उसके खिलाफ है, पर संतुलन जरूरी है। तो इसलिए इस कानून को एक संयुक्त संसदीय समिति में भेज देना चाहिए, जिससे कि इसका क्लॉज बाय क्लॉज ठीक तरह से निरीक्षण हो जाए और जब ये सदन में वापस आए एक ऐसा सुदृढ़ कानून जो इस संतुलन को बनाए, वो कानून ये सदन पारित करे। जब अमेरिका ने हमारे लोगों को डिपोर्ट किया, वो कोई क्रिमिनल नहीं थे सर, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट थे, कुछ लोग अपनी अच्छी जिंदगी की तलाश में वहां गए थे, बड़े इज्जतदार परिवारों के लोग थे। हमारे गुजरात के तो सबसे ज्यादा भाई उसमें थे,
सबसे ज्यादा गुजरात के थे, हरियाणा के थे, पंजाब के भी थे। लेकिन जिस हद से, जिस तरीके से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, जो उनको हथकड़ियां, बेड़ियां बांधकर जहाज से लौटाया गया, वो उसने सारी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी मेरा आग्रह सरकार से आपके माध्यम से उस इश्यू को टेकअप करना चाहिए था। ऐसा ना हो जो तमाम फॉरेनर्स हमारे मुल्क में आए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश को देखने के लिए, स्टडी के लिए, उनको ह्यूमिलेट किया जाए। उससे पूरी दुनिया में देश की छवि जो है वो धूमिल होती है। सभी असहमतियों और सुझावों को सुनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह करीब 5:20 पर जवाब देने के लिए खड़े होते हैं और एक एक कर वो विपक्ष के आरोपों पर खुलकर बोलते हैं। अवैध रूप से आ रहे रोहिंग्याओं की बढ़ती आबादी के लिए गृह मंत्री सीधा पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हैं। कई बार अलग अलग भाषणों में, अलग अलग जलसों में ये विषय उठा जाता है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है। मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, ये 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है इसके कारण। और मान्यवर, इससे आगे ये 450 किलोमीटर शायद ये भाषण सुनकर ममता जी भूमि दे भी दे तो हम खत्म कर देंगे, फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। मान्यवर, जब आप 2000 किलोमीटर बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह चाहिए। तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर, मुझे भी
मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैल जाते हैं। मान्यवर, एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते हैं मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश को। कनिमोजी जी ने कहा कि इतने सारे तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है। बहुत अच्छा मुद्दा मान्यवर, मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कनिमोजी का दुख। मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है, मैं नीति बताता हूं। 1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे, तब जो आपका नीति था वही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए, अब 10 साल था, दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया। भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएम के हिस्सेदार थी, वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे देखना, हम सोचेंगे। मान्यवर, मुझे अब तक एडीएमके के सारे एमपी 4 बार मिले अलग अलग समस्या पर, एक में भी तमिल शरणार्थी का जिक्र नहीं। और कहते हैं डू समथिंग। भाई आप तो कहते ना, हमने तो आपकी नीति पर चले, हम माने ये सच्ची होगी। अभी भी आप दीजिए, हम सोचेंगे इस पर। मगर आपने रॉन्ग किया है, एक्सेप्ट करते हो ना। आपने रॉन्ग किया वो तो स्वीकार कर लिया, चलो अच्छी बात है। मान्यवर, एक सीएए का जिक्र है, मैं इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणियां करना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के वक्त जब आनन फानन में देश का विभाजन किया गया और दोनों ओर भयंकर खूनामार की हुई, हजारों बौद्ध, हिंदू, सिख लोग ट्रेन भरकर काट दिए गए मान्यवर, तब हमारे देश के नेता गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल सबने अपील कहा था कि वहां रह जाइए, अभी स्थिति ठीक नहीं है, बाद में भारत में आपका स्वागत है, आओगे तो अब भारत के ही माने जाओगे। मान्यवर, वो लोग वहां अपने धर्म को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, महिलाओं की परिवार की महिलाओं के सम्मान को बचाने के लिए भारत में आए। आने की व्यवस्था नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें बना करती थी। मान्यवर, कांग्रेस वादा भूल गई, वो घुसपैठ कर आए, सो कॉल्ड घुसपैठ। मगर मैं इसको घुसपैठ नहीं मानता, ये रियल शरणार्थी है मान्यवर, रियल, जो अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यहां आए हैं।
वो शरणार्थी है मान्यवर, और इसलिए हम सीए लेकर आए हैं मान्यवर। इसमें कोई भेदभाव नहीं, हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, कोई भी जैन, कोई भी व्यक्ति आए, इसका भारत में स्वागत है मान्यवर। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, मगर जो घुसपैठ करने के लिए आते हैं, उनको जरूर हम रोकेंगे मान्यवर। नागरिकता इनको ही प्रदान होगी जिन पर अत्याचार हो, जो विभाजन की विभीषिका को झेलें, जिनके परिवारों पर अत्याचार, उन्हीं को हम नागरिकता देंगे मान्यवर। ये पूरे विधेयक को 4 कानूनों को समाप्त कर इसको रिप्लेस करने के लिए लाए हैं मान्यवर। ये चारों कानूनों में जितनी भी क्षतियां थी, लूफोल्स थे, उसको भरने का भी काम किया है, ओवरलैपिंग को हटाने का भी काम किया है। और आज के समय में भारत के अर्थतंत्र, भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत के अनुसंधान, भारत की लीगल सिस्टम, इस सब को मजबूत करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी चाहिए और दुनिया को भी हमने सहयोग करना है। तो ये थी संसद में हुई उन महत्वपूर्ण पलों की कुछ झलकियां। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आप हमें कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। हम फिर आएंगे, तब तक देखते रहिए दी लोकसभा। धन्यवाद।